नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, इस वारदात के बारे में हम लोग विस्तार से जानते हैं। 21 जून 2017 की सुबह करीब 6 बजे की बात है। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाने के एएसआई हीरालाल नाइट ड्यूटी पर थे। उन्हें पुलिस कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक के फ्लैट नंबर P13 में हिंसक वारदात हुई है। मामले की सूचना दर्ज कर वो हेड कांस्टेबल करमवीर को साथ लेकर मोटरसाइकिल से घटना स्थल की ओर रवाना हो गए। घटना स्थल थाने से करीब 1 किलोमीटर दूर था, इसलिए वो 10 मिनट के अंदर ही वहां पहुंच गए। फ्लैट के बाहर खड़े लोग कानाफूसी कर रहे थे। हीरालाल ने उनमें से किसी से घटना के बारे में पूछा तो पता चला कि उस फ्लैट पे रहने वाले विनोद बिष्ट ने अपनी पत्नी रेखा के ऊपर कातिलाना हमला किया है। हीरालाल फ्लैट के अंदर पहुंचे तो उन्हें कमरे के फर्श पर खूनी खून फैला दिखाई दिया। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि गंभीर रूप से घायल रेखा और उसके बेटे विनीत को पीसीआर वैन जीटीबी अस्पताल ले गई है। घटना स्थल की निगरानी के लिए एएसआई हीरालाल ने हेड कांस्टेबल करमवीर को वहीं छोड़ दिया और खुद जीटीबी अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें पता चला कि रेखा ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया था। उसके बेटे विनीत का इलाज चल रहा था। हीरालाल विनीत से मिले। उसने बताया कि मां को बचाने की कोशिश में उसके पिता ने उसके ऊपर भी चॉपर से वार कर दिया था, जिससे उसकी हथेली कट गई थी। उन्होंने घायल विनीत का बयान दर्ज कर लिया। विनीत का बयान लेकर एएसआई हीरालाल ने घटना की सूचना थाना प्रभारी संजीव गौतम को फोन द्वारा दे दी। इसके बाद अन्य औपचारिक कार्रवाई पूरी करके उन्होंने रेखा के शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। थाना प्रभारी संजीव गौतम ने घटना की जानकारी एसीपी हरेश्वर वी स्वामी और डीसीपी नूपुर प्रसाद को दे दी और खुद घटना स्थल के लिए चल दिए। थाना प्रभारी विनोद बिष्ट के पड़ोसियों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रहे थे। तभी क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम एसीपी हरेश्वर वी स्वामी के साथ डीसीपी नूपुर प्रसाद भी वहां पहुंच गई। दोनों अधिकारियों ने घटना स्थल का मुआयना किया और जीटीबी अस्पताल में भर्ती विनीत से मिलने पहुंच गए। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने घटना स्थल से सबूत जुटाए। विनीत से बात करके साफ हो गया था कि घर के मुखिया विनोद बिष्ट ने ही वारदात को अंजाम दिया था। इसलिए पुलिस ने विनोद के खिलाफ धारा 302, 324 के तहत मामला दर्ज कर लिया। विनोद बिष्ट फरार हो चुका था। उसकी गिरफ्तारी के लिए डीसीपी नूपुर प्रसाद ने एसीपी हरेश्वर वी स्वामी के निर्देशन में सीमापुरी थाने और स्पेशल स्टाफ की एक टीम का गठन किया। अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह ने आरोपी के भाई मदन बिष्ट को पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उससे विनोद के मोबाइल नंबर, दोस्तों के नाम तथा उसके छिपने के संभावित जगह के बारे में पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक घर जा सकता है। एसीपी के निर्देश पर पुलिस टीमों को बस अड्डों तथा रेलवे स्टेशनों पर भेजा गया, मगर विनोद पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा। पुलिस टीमें खाली हाथ लौट आई। पुलिस ने अपने मुखबिरों को भी सतर्क कर दिया था। मुखबिरों की सूचना पर अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह अपनी टीम के साथ विनोद के फ्लैट के निकट पहुंचकर उसका इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद किसी ने बताया कि पार्क के पास एक आदमी छिपा बैठा है। पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर उस आदमी को हिरासत में ले लिया। वो कोई और नहीं, विनोद बिष्ट ही था। उसकी पीठ पर एक पिट्ठू बैग था। बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से एक खून सनी शर्ट और एक चौपड़ बरामद हुआ। पुलिस टीम उसे लेकर थाने आ गई। थाने में जब विनोद से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म स्वीकार कर पत्नी की हत्या करने की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। मूल रूप से उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला विनोद अपने परिवार के साथ पिछले 30 सालों से दिल्ली के दिलशाद गार्डन के पी ब्लॉक में रह रहा था। उसके परिवार में पिता सतीश बिष्ट, माता शकुंतला देवी, भाई मदन बिष्ट, उसकी पत्नी कुसुम और विनोद की पत्नी रेखा तथा 2 बेटे थे। उसका बड़ा बेटा विनीत पढ़ने में ठीक ठाक था। वो 10वीं में पढ़ रहा था, जबकि छोटा बेटा संचित 6वीं कक्षा में पढ़ता था। विनोद की सन 2001 में रेखा से शादी हुई थी। शादी के बाद से पति पत्नी अपने फ्लैट में खुशहाल जीवन गुजार रहे थे। विनोद कृष्णनगर के गुरमीत टेंट हाउस में मैनेजर था, जहां उसे अच्छा वेतन मिलता था। किसी बात की कमी न होने के कारण उसके दोनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। विनोद की ड्यूटी अक्सर रात में ही होती थी। ऐसे में वो सुबह घर लौटता था। छोटा भाई मदन बिष्ट अपने परिवार के साथ पड़ोस में ही रहता था। दोनों भाई दिल्ली में ही रह रहे थे। उन्हें गांव जाने का मौका ना के बराबर ही मिलता था।
इसलिए कुछ सालों पहले विनोद ने अपने माता पिता को भी अपने पास दिल्ली बुला लिया था। विनोद के बड़े बेटे विनीत को 10वीं में अच्छे नंबर मिले थे। बेटे के अंक देखकर विनोद और रेखा काफी खुश थे और उसके भविष्य की रूपरेखा तय करने में जुटे थे। वैसे तो विनोद और रेखा का दाम्पत्य ऊपर से शांत और स्वच्छ नजर आ रहा था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। रेखा की उम्र 36 साल के आसपास थी, लेकिन मॉडर्न लाइफस्टाइल और आकर्षक डिजाइनर कपड़ों में वो मुश्किल से 25 साल की लगती थी। वो रोजाना अपने छोटे बेटे को स्कूल छोड़ने जाती थी, जहां और भी कई बच्चों के माता पिता आते थे। उसी कॉलोनी का रहने वाला विकास भी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाता था। उसे रेखा बहुत अच्छी लगती थी। वो चोरी छिपे उसे निहारता रहता था। रेखा उसे इस तरह चोरी छिपे ताकते हुए देखती तो उसे मन ही मन अजीब सी खुशी मिलती। विकास ऊंची कदकाठी का तंदुरुस्त युवक था। शकल सूरत अच्छी होने के साथ वो खुद को मेंटेन रखता था। कुछ दिनों तक रेखा ने उसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। वो उसकी नजरों को नजरअंदाज करती रही, पर रेखा ज्यादा दिनों तक अपने इस रुख पर कायम नहीं रह सकी। विकास की चाहत ने उसके दिल में घंटी बजानी शुरू कर दी। वो भी कनखियों से उसे देखने लगी। एक दिन दोनों की नजरें मिली तो रेखा ने मुस्कुरा दिया। इसके बाद विकास की हिम्मत बढ़ गई। उसके समीप आकर उसने पूछा, कहां से आती हैं आप? रेखा ने भी उसे निराश नहीं किया। जवाब में उसने कहा, पी ब्लॉक से। इसके बाद दोनों इधर उधर की बातें करने लगे। जाते समय दोनों ने एक दूसरे को अपने अपने मोबाइल नंबर भी दे दिए। इसके बाद उन्हें जब भी मौका मिलता अपने दिल की बातें कर लेते। रात को विनोद घर पर नहीं होता था और रेखा के बच्चों का बेडरूम अलग था। अकेली तन्हाई में जब रेखा को नींद ना आती तो वो मोबाइल पर विकास से मीठी मीठी बातें करके अपने दिल की आग को शांत करने की कोशिश करती। दोनों जवान और खूबसूरत होने के साथ एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे। कुछ ही दिनों में दोनों ने मोबाइल पर समय तय करके मिलना शुरू कर दिया। रेखा को घर के कामकाज से बाहर जाना ही पड़ता था। ऐसे में वो विकास को फोन कर देती थी। विकास भी उससे मिलने आ जाता था। मुलाकातों का सिलसिला चल निकला तो दोनों करीब आ गए और उनके बीच संबंध भी बन गए। इसके बाद रेखा के स्वभाव में परिवर्तन ये आ गया कि उसने पति की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। रेखा के बदलते रंग ढंग देखकर विनोद को उस पर शक होने लगा। वो दिन में घर पर ही रहता था, इसलिए उसने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू कर दी। एक दिन उसने रेखा के मोबाइल फोन के सारे नंबर चेक किए। जब भी उसे कोई अनजान नंबर दिखाई दिया तो उसने पूरी तसल्ली के साथ उस नंबर के बारे में पूछा। रेखा निडर होकर जवाब दे रही थी, पर विनोद महसूस कर रहा था कि रेखा उससे कुछ छुपा रही है। शक की दीवार रिश्तों के बीच आई तो दाम्पत्य में कड़वाहट घुलने लगी। उनके बीच अविश्वास की खाई चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप अक्सर दोनों के बीच किसी न किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होने लगा। कुछ दिनों पहले विनोद के माता पिता पौड़ी गढ़वाल चले गए। इसी बीच एक दिन रेखा बेटे को स्कूल से लाने गई तो उसे विकास मिल गया। विकास से बातें कर रेखा अपने सारे दुख दूर कर लेती थी। वो विकास से बातें कर रही थी कि उसके मोबाइल पर विनोद का फोन आ गया। वो पति का फोन रिसीव कर उससे बातें करने लगी। बीच बीच में वो अपने साथ चल रहे प्रेमी विकास से भी बातें करती रही। वो प्रेमी से जो बातें कर रही थी उसे विनोद भी सुन रहा था। विनोद ने उन बातों को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिया। रेखा की इन बातों से विनोद समझ गया कि रेखा का जरूर किसी से संबंध है। वो घर आई तो विनोद ने बेटे को दूसरे कमरे में भेजकर रेखा को अपने पास बिठाकर मोबाइल की रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें भी थी जो कोई औरत अपने पति या प्रेमी से ही कर सकती थी। रिकॉर्डिंग सुनकर रेखा सन्न रह गई। विनोद ने उस दिन रेखा को जमकर पीटा। शाम को उसने रेखा को नया मोबाइल नंबर दिला दिया। साथ ही उसने उसे चेतावनी दी कि अब अगर उसने उससे बात की तो ठीक नहीं होगा। फोन नंबर बदलने के कारण उसकी प्रेमी से बात नहीं हो पा रही थी। इसकी वजह यह थी कि विकास का नंबर उसे याद नहीं था और विनोद ने फोन से उसका नंबर डिलीट कर दिया था। रेखा को प्रेमी से बात किए बिना चैन नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने अपना नया नंबर विकास को दे दिया। वो फिर प्रेमी से मिलने लगी, यानी उसने प्रेमी से मिलना जुलना नहीं छोड़ा। विनोद को जब पता चला कि रेखा अब भी प्रेमी से मिलती है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने रेखा से साफ कह दिया कि अगर उसे उसके साथ रहना है तो ठीक से रहे, अन्यथा अपने प्रेमी के साथ रहने चली जाए। वो उसे कुछ नहीं कहेगा। लेकिन रेखा भी अब ढीठ हो गई थी। उसने विनोद की बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। लिहाजा उनके बीच झगड़े बढ़ने लगे। जब भी दोनों के बीच ज्यादा झगड़ा होता, रिश्तेदार बीच बचाव करके सुलह करा देते। इसकी वजह से घरेलू कलह का मामला कभी थाने तक नहीं पहुंचा। 20 जून 2017 मंगलवार को दिलशाद गार्डन में स्थानीय साप्ताहिक बाजार लगा था। बाजार में रेखा को विकास मिल गया। दोनों आपस में बातें करने लगे। उसी बीच वहां विनोद पहुंच गया।
उसने रेखा और विकास को देखा तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन गुस्से को काबू करके वो अपने फ्लैट पर आ गया। रेखा घर लौटी तो उसने दो टूक कहा, तुम अब मेरे साथ नहीं रह सकती, तुम मेरा घर छोड़कर उसके साथ रंगरलिया मनाने चली जाओ। इस पर रेखा ने कहा कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी और जो उसका मन करेगा वही करेगी। पत्नी की बात सुनकर विनोद को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो कुछ सोचकर गुस्से को पी गया। अगले दिन छोटे बेटे को स्कूल से लाने के लिए विनोद खुद गया और उसे उसके ननिहाल छोड़कर अकेला घर आया। विनोद का साला भी दिलसाद गार्डन में ही रहता था। रेखा ने बेटे को मायके में छोड़ आने की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को दोनों में काफी लड़ाई हुई। इसके बाद विनोद ड्यूटी पर कृष्णानगर चला गया। वहां वो रात भर शराब पीता रहा। योजना बनाकर उसने मीट काटने वाला चॉपर अपने बैग में छिपा कर रख लिया और सुबह 5 बजे घर पहुंचा। योजना को अंजाम देने के लिए विनोद ने छोटे भाई के कमरे की कुंडी बाहर से बंद कर दी। इसके बाद उसने रेखा से दरवाजा खोलने को कहा। जैसे ही रेखा ने फ्लैट का दरवाजा खोला, विनोद ने उसे मारना शुरू कर दिया। रेखा ने बेटे विनीत को बचाने के लिए आवाज दी। उसी समय विनोद ने छिपाया चॉपर निकाल लिया। खतरा भांपकर रेखा बचने के लिए बाहर भागी, लेकिन विनोद चौकन्ना था। वो किसी कीमत पर रेखा को छोड़ना नहीं चाहता था। उसने चॉपर से रेखा के सिर पर वार कर दिया। रेखा के सिर से खून का फुवारा फूट पड़ा। वो वहीं फर्श पर गिर पड़ी। विनोद ने मम्मी को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो चॉपर उसके हाथ पर लग गया। पापा की इस हरकत से डरकर विनीत चाचा मदन को बुलाने बाहर भागा। उस गुस्से में विनोद ने रेखा के ऊपर 35 वार किए। विनीत चाचा के कमरे की बाहर से लगी कुंडी खोलकर उन्हें बुला लाया। रेखा की चीख पुकार सुनकर पड़ोसी भी वहां आ गए थे। लोगों को देखकर विनोद वहां से भाग निकला। आनंद विहार के पास एक सुनसान पब्लिक टॉयलेट में जाकर उसने अपना रक्त रंजित शर्ट बदला और उसे पिट्ठू बैग में रख लिया। दिन भर उसने कौसाम्बी में गुजारा। शाम को उसे अपने घायल बेटे विनीत की चिंता हुई तो वो उसके बारे में जानने के लिए फ्लैट पर आ रहा था। वो अपने कपड़े और नकदी लेकर पौड़ी गढ़वाल भाग जाना चाहता था, लेकिन अतिरिक्त थाना प्रभारी जेके सिंह की टीम ने उसे फ्लैट पर पहुंचने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। 22 जून को पत्नी के हत्यारे विनोद को कंकड़नुमा की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।